दिए थे, एक बार रीड करके देखो। क्या भाई तुषार उठ गया? अच्छा तुषार का तो ऑडियो ही ऑन नहीं है, अभी नींद में ही है बेचारा। क्या तुषार नींद खुल गया? तुषार भाई तुषार हाँ सर। नींद खुल गया तेरा? हाँ मेरा नींद तो आज सोए कहाँ है हम सर अभी। अरे यार इस तभी नींद में ही है, इसलिए भी पहले ऑडियो नहीं ऑन किया, एक तो लेट ज्वाइन किया। टाइम पे आया कर। चलो अगर रीड कर लिया हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ दिया है एक बार हम भी रीड कर लेते हैं। फेज डायग्राम फॉर अ प्योर सॉल्वेंट, रेड लाइन। अच्छा वो रेड लाइन ग्रीन लाइन हम लोग स्टैंडर्ड उससे उठाए थे, तो इसलिए वहाँ रेड लाइन ग्रीन लाइन होता है। बट जो इंडियन ऑथर के पास जो बुक्स आते हैं, मतलब इंडिया में जो बुक्स मिलते हैं उसमें सब ब्लैक एंड वाइट होता है। मतलब जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होता है ना, पियर्सन इक्वेशन वगैरह सबका, उन सब में नॉर्मली रेड लाइन ग्रीन लाइन मतलब कलरफुल होता है बुक। लेकिन ये जो हम लोगों के पास जो बुक्स आते हैं वो ब्लैक एंड वाइट रहता है। नमन अपना वीडियो ऑफ करके रखो, तुम्हारी वीडियो की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, ठीक है। तो इसमें जैसे दे रखा इन द रेड लाइन इन द ग्रीन लाइन, ठीक है, वोलेटाइल सोल्यूट, वो कोई मतलब नहीं है। वोलेटाइल सोल्यूट मतलब नीचे वाले लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, और प्योर सॉल्वेंट ऊपर वाले लाइन की बात कर रहे थे। बिकॉज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। लास्ट क्लास में ये चीज मेंशन किया था, एट अ गिवन टेम्परेचर द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर रीचेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाइयर फॉर द सॉल्यूशन देन फॉर द सॉल्वेंट। ये भी लास्ट क्लास में तुम लोगों को एक्सप्लेन किया था। Thus, the boiling point of the solution is higher. Point of the solution is higher by an amount of delta TB. ठीक है, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, तो वेरिएशन डेल्टा TB. Furthermore, because liquid vapor phase transition line is lower for the solution than for the solvent, the triple point TF TT is lower and the liquid solution phase transition line is shifted to a lower temperature. ये लास्ट क्लास में तुम लोगों को बोला था कि अगर हम लोग का ये नॉर्मल ग्राफ है तो उस केस में जो हम लोग का सॉल्यूशन वाला ग्राफ होगा, वो सॉल्यूशन वाले ग्राफ को हम लोग थोड़ा जो ट्रिपल पॉइंट है वो लोअर और थोड़ा लेफ्ट साइड में डालते हैं। ये लास्ट क्लास में बता दिया था कि प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ थोड़ा ऊपर होता है, मतलब ट्रिपल पॉइंट थोड़ा ऊपर होता है, उस ट्रिपल पॉइंट को हम लोग थोड़ा लोअर थोड़ा लेफ्ट साइड में डालेंगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट बाई एन अमाउंट डेल्टा TF। तो ये हम लोग खैर अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसमें दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट। बेसिकली ये जो ट्रिपल पॉइंट है यही फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। बेसिकली बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों अप्रॉक्सीमेटली सेम है। जैसे वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है तो ट्रिपल पॉइंट भी वहीं पे है। तो इस केस में अगर हम लोग इस ग्राफ वाले पार्ट को कंसिडर करते हुए चले तो ट्रिपल पॉइंट अगर घटा तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट वाला पार्ट भी अपना डिक्रीज करेगा, ऐसा हम लोग आराम से बोल सकते हैं। खैर जैसे जो अपना डिस्कशन था उस डिस्कशन में एक चीज़ तो हम लोगों ने बोल दिया कि जो बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट है वो डिक्रीज कर गया। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो जो इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट था उसको हम लोग T0B से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। T0B मतलब हम लोग नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं और TB वाला पार्ट अपना फाइनल बॉइलिंग पॉइंट है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया वो कितने से इंक्रीज किया, तो हम लोगों का फाइनल बॉइलिंग पॉइंट हायर था, इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट मतलब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट T0B लोअर था। तो इन दोनों के बीच के गैप को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस डेल्टा TB से आराम से मेंशन कर सकते हैं। और इसी बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं। मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलो या फिर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बोलो, सेम चीज़ होगा। मतलब हम लोग को एक्चुअल में मैग्नीट्यूड से मतलब है, बट तुमको सेंसिबली ये चीज़ ध्यान रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, मतलब हायर में से लोअर को करेंगे तो अपने पास पॉजिटिव मैग्नीट्यूड आएगा। तो इसलिए हम लोग TB में से T0B को मेंशन करके चल रहे हैं। और एक छोटा सा पॉइंट है जो तुमको नोट करना होता है, तो पहले कॉपी में ये चीज़ नोट कर लो। डेल्टा TB वाले पार्ट का जो फॉर्मूला लिखा ये चीज़ नोट कर लो, डेल्टा TB इज इक्वल टू TB माइनस T0B।
और उसमें एब्रीविएशन नोट कर लेना। टीबी का मतलब फाइनल बॉइलिंग पॉइंट, टी नॉट बी का मतलब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। ये नोट करते जाना है तुम लोगों को। टीबी का मतलब फाइनल बॉइलिंग पॉइंट, टी नॉट बी का मतलब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। और जो ग्राफ यहाँ पे दे रखा, इन ग्राफ सबसे चीज़ें कैलकुलेट करते हैं हम लोग। वो डेरिवेशन का तरीका होता है, वो अपने काम का नहीं है, बिल्कुल काम का नहीं है। तो वहाँ से एक छोटा सा एनालिसिस आता है, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। जो भी एलिवेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट का, उसमें हम लोग उस चीज़ को डायरेक्टली मोलैलिटी वाले पार्ट से रिलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट रिलेशन में, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। और क्योंकि एक प्रोपोर्शनैलिटी है तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी डिफाइन कर सकते हैं। उसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम लोग नॉर्मली के बी से डिनोट करते हैं। तो टोटल जो फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी आराम से कंसिडर किया जा सकता है, जो लेफ्ट साइड में भी दे रखा है। नोट कर लो इसको, फॉर्मूले को। डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, उसके नीचे फॉर्मूला नोट कर लेना। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। ठीक है, उसके नीचे मेंशन कर लेना के बी का मतलब क्या होता है। के बी का एक्चुअल में हम लोग दो नाम यूज़ करते हैं। के बी वाले पार्ट को एक तो नॉर्मल लैंग्वेज में मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है उसको आगे मेंशन भी करेंगे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और दूसरा इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये दोनों टर्म यूज़ किए जाते हैं। इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, जैसे इसमें पहला पार्ट डिस्कस करते हैं हम लोग। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट तो यूनिक टर्म है, उसको तो हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। बट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलने का मतलब है कि अगर हम लोग इस फॉर्मूले में जो अपने पास फॉर्मूला दे रखा के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी, अगर इस फॉर्मूले में हम लोग मोलैलिटी का वैल्यू 1 के बराबर डाल देते हैं, मतलब 1 मोलल सॉल्यूशन है, तो 1 मोलल सॉल्यूशन में डेल्टा टी बी विल बी इक्वल टू के बी, क्योंकि मोलैलिटी 1 हो गया तो उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मोलैलिटी सॉल्यूशन का 1 के बराबर होगा तो वहाँ से डेल्टा टी बी हमेशा के बी के बराबर होगा। तो जितना टोटल एलिवेशन हुआ दैट विल बी इक्वल टू के बी। तो इसीलिए मोलल एलिवेशन कांस्टेंट मतलब के बी का वैल्यू अगर किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप के सॉल्यूशन के केस में हम लोग मोलैलिटी 1 रखते हैं तो डेल्टा टी बी के बराबर होता है, इसलिए मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। एक मोलल सॉल्यूशन में जितना एलिवेशन हुआ बॉइलिंग पॉइंट का दैट इज कॉल्ड एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला अपने को ध्यान रखना है। दूसरा ये पॉइंट नोट करके मेंशन कर लो नीचे, जो यहाँ दे रखा के बी इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। बस ये एक पॉइंट नोट करना, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट तो हम लोग बोल ही चुके हैं। के बी इज डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट। अलग अलग सॉल्वेंट्स के लिए के बी का वैल्यू चेंज होता चला जाएगा, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर भी मेंशन कर लो, ब्रैकेट में लिख लेना इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। चलो ध्यान दो, जैसे एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम लोग यहाँ कंसिडर कर सकते हैं। अपने पास फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। ठीक है, तो हम लोग को मान लो के बी का यूनिट निकालना है, तो के बी का यूनिट निकालने के लिए हम लोग आराम से डेल्टा टी बी बाई मोलैलिटी कर सकते हैं। और अगर डेल्टा टी बी बाई मोलैलिटी करेंगे तो उसके वजह से एक चीज़ कंसिडर किया जा सकता है कि मान लो अगर मान लो अगर हम लोग ऐसा कंसिडरेशन ले, डेल्टा टी बी वाले पार्ट का यूनिट क्या होगा और मोलैलिटी का यूनिट क्या होगा। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला बचपन में पढ़ा होगा, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ऊपर वाले पार्ट में मोल है और नीचे वाले पार्ट में, ऊपर वाले पार्ट में मोल है और नीचे वाले पार्ट में मास है, इसका मतलब
हम लोग यूनिट में केजी लेके हुए कंसिडर कर सकते हैं। ये तो पहला चीज़ हो गया। दूसरा डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या था? तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, टीबी माइनस टी नॉट बी। तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के यूनिट से एसोसिएटेड होगा, बेसिकली टेम्परेचर के यूनिट से एसोसिएटेड होगा। तो टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेल्सियस स्केल में रख सकते हैं या फिर टेम्परेचर को हम लोग केल्विन स्केल में रख सकते हैं। तो अगर हम लोग टेम्परेचर केल्विन स्केल में दें तो वहाँ से केल्विन वाला पार्ट के यूनिट ले लेंगे, अगर डिग्री सेल्सियस स्केल में दिया तो डिग्री सेल्सियस स्केल में यूनिट ले लेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है तुमको, ये बार बार लोगों को कन्फ्यूजन आता है, पता नहीं क्यों होता है। ये हम लोग यहाँ गैप की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो अभी अमृत तो ही जवाब देगा, ठीक है? यस सर। अगर वाटर के मेल्टिंग पॉइंट का और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस निकाले, ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस स्केल में और केल्विन स्केल में बराबर होगा कि डिफरेंट होगा? सेम ही होगा सर। पक्का? हाँ, कैसे? क्योंकि जो भी आएगा उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो उतने ना आ जाएगा। हाँ ठीक है, इस चीज़ को ऐसा बोल सकते हैं। हम लोग जब डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू चेंज होगा, लेकिन जो गैप है वो गैप चेंज नहीं होता है। पहले हम लोग का गैप था 100 और 0 डिग्री सेल्सियस का, मतलब गैप हम लोग के पास 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। फिर जब इसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट किए तो 373 केल्विन और उसके अलावा 273 केल्विन, मतलब गैप अभी भी 100 के बराबर है, केवल डिग्री सेल्सियस की जगह पे केल्विन स्केल है। तो जो गैप डिग्री सेल्सियस स्केल में है एग्जैक्टली सेम गैप अपना केल्विन स्केल में भी होता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ गैप की बात कर रहे हैं, डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी वाला पार्ट डिग्री सेल्सियस में लेना है तो डिग्री सेल्सियस में लो, केल्विन में लेना है तो केल्विन में लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो इसकी वजह से ऐसा कंसिडरेशन हम लोग लेते हुए चल सकते हैं कि ऊपर वाले पार्ट में तो यूनिट डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन हो सकता है, और नीचे वाले पार्ट में क्या होगा? तो नीचे वाले पार्ट में मोल पर केजी। तो हम लोग का यूनिट अगर केबी का कंसिडर करें तो आइदर डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद मोल पर केजी नीचे डिवीजन में है तो डिग्री सेल्सियस, और केजी वाला पार्ट नीचे की जगह ऊपर चला जाएगा पर मोल कर सकते हैं। तो डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल या फिर केल्विन केजी पर मोल, ये दोनों यूनिट हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। वो यहाँ दे भी रखा केल्विन केजी पर मोल, एग्जैक्टली सेम चीज़ है। लेकिन अगर कहीं डिग्री सेल्सियस दे रखा होगा तो उसमें भी कंफ्यूजन मत रखना। इनफैक्ट बोर्ड के एग्जाम में मोस्टली डिग्री सेल्सियस ही दे रखा होता है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है? ध्यान रखना उस चीज़ का। और इसके बाद एक ये छोटा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है तुम लोगों को। केबी का ये वैल्यू एनसीईआरटी में दे रखा है, जिसको याद रखना है, आर टी नॉट बी का होल स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं सारे के सारे पार्ट को, ऊपर दे भी रखा है शायद से वैसे। हाँ, जो केबी वाला पार्ट है इसका दो फॉर्मूला, ऊपर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे रखा, नीचे डेल्टा एच। हम लोग डेल्टा एच के टर्म में आराम से काम करेंगे। तो जैसे आर का वैल्यू तो हम लोग गैस कांस्टेंट दे रखा तो उसमें यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर जूल दे रखा तो हम लोग 8.314 लेंगे। अगर कैलोरी दिया तो बताओ भाई कल्पना, कैलोरी में कितना होगा आर का वैल्यू? ओए कल्पना, आवाज नहीं रही क्या कल्पना को? मुस्कान, कितना होगा? आंसर बताइए। तो ऊपर सामने दे रखा है तभी भी आंसर नहीं देते हैं। आर का वैल्यू हम लोग कैलोरी में 2 लेके चल सकते हैं, और अगर एटीएम लीटर में देता तो 0.0821 लेके चलते हैं। तो इस फॉर्मूले में आर वाला पार्ट अपना गैस कांस्टेंट हो गया, टी नॉट बी मतलब नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हो गया सॉल्वेंट का। जैसे वाटर के केस में हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस कंसिडर कर सकते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड जो है, इसमें ध्यान रखना, लिक्विड का मतलब हम लोग सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद मोलर मास वाला पार्ट जो एम है कैपिटल, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और सबसे लास्ट में जो पार्ट दे रखा 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन का मतलब इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन यूज कर रहे हैं।
क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है मतलब वेपराइजेशन एसोसिएटेड होगा, तो हम लोग इसीलिए इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन वर्ड यूज करते हुए काम करेंगे। ये फॉर्मूला नोट कर लो केबी वाले पार्ट का। ऊपर का फॉर्मूला नोट मत करना, केवल नीचे वाला पार्ट नोट करो जिसको बॉक्स में क्लोज किया। वैसे फॉर्मूला एनसीईआरटी में दे तो रखा है, लेकिन आज तक सवाल पूछा नहीं है इससे, मतलब पता नहीं क्यों नहीं पूछा है, बट बहुत रेयरली इससे सवाल पूछा जाता है। आर टी नॉट बी का होल स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। और एक छोटा सा फैक्ट है, तुम्हारे काम का है तो, बट याद मत रखना इसको। वाटर के लिए केबी का वैल्यू 0.512 के बराबर होता है, उसको हम लोग 0.512 के जगह पे 0.52 भी लिख देते हैं, जैसा क्वेश्चन में देगा उसके हिसाब से। जब भी क्वेश्चन आएगा तो केबी का वैल्यू डेफिनेटली दे रखा होना चाहिए, तो इसलिए इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नॉर्मली हम लोग बार बार इसको यूज़ करते हैं, तो इसलिए याद रख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, केबी का वैल्यू 0.52 कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं वाटर के लिए। और इसके बाद इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखो, सिंपल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आराम से बन जाना चाहिए। ट्राई करके देखो। अलग से आ गया।
मैं कल्पना, आवाज आ रही है तुमको? कल्पना बस ज्वाइन करके बैठी हुई है क्या? इसको आवाज नहीं आ रहा है क्या? उस टाइम पे पूछे तो कोई रिप्लाई नहीं था। मैं कल्पना, आवाज आ रहा है? अरे बोल भाई, तभी तो मालूम पड़ेगा कुछ। नहीं बोलेगा तो तुमको हटा देंगे तो। हाँ भाई, जिन लोगों से बन जाएगा अपना हाथ रेस कर लेना, ज्यादा डिले मत करवाओ। बढ़िया सुधांशु, बाकी लोग ट्राई करते जाओ फटाफट। जिन लोगों से बनता जाएगा हाथ रेस करते जाना। सैकत का भी बन गया। बाकी लोग जल्दी ट्राई करो, 2 ही लोगों से बना है अभी। मृणाल बन गया, बढ़िया। चलो भाई ध्यान दो, डिस्कशन करते हैं, बाकी लोग देखते रहना अपना। जैसे मान लो अगर हम लोग क्वेश्चन वाले पार्ट को डिस्कस करें तो इसमें सवाल में ऐसा दिया है 0.15 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 0.15 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन 15 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट बॉइल्ड एट अ टेम्परेचर हायर बाय 0.216 ग्राम। तो जो डेल्टा टीबी है सवाल में, ये 0.216 सॉरी डिग्री सेल्सियस के बराबर दे रखा। देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो है, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितने के बराबर है? तो 0.216 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो डेल्टा टी भी निकल के आ गया। उसके अलावा जो वेट ऑफ सोल्यूट है वो सवाल में दे रखा है 0.15 ग्राम के बराबर। जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो दे रखा है 15 ग्राम के बराबर। सवाल में पूछा है फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, जैसे मोलैलिटी का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, पहले लेक्चर में डिस्कस भी किया गया था, 11th क्लास में भी किया गया था। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है तो उसके लिए हम लोग वेट अपॉन मोलर मास यूज कर सकते हैं, और डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट भी यूज कर सकते हैं। तो इसी चीज को आराम से यूज कर लेंगे। और अभी फॉर्मूला मेंशन किया था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी। तो के बी का वैल्यू दे रखा है 2.16 के बराबर, और डेल्टा टी बी 0.216 के बराबर। तो 0.216 इज इक्वल टू 2.16 इनटू मोलैलिटी। मोलैलिटी में हम लोग वेट ऑफ सॉल्यूट वाला पार्ट ले लेते हैं, मतलब 0.15 ग्राम ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाला, सॉरी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट m मान लेते हैं, और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट हम लोग के पास, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट वाला पार्ट किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट 15 के बराबर दे रखा, और किलोग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, बट इसको ऊपर लेके आराम से जा सकते हैं, मतलब बेसिकली 1000 से हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोग ऊपर जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू 1000 निकल के आना चाहिए। तो कैलकुलेशन में एक चीज देख के मालूम पड़ रहा कि 0.216 और 2.16 ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, पहला चीज। दूसरा, यहाँ से एक चीज हटाओ और दूसरा यहाँ से एक जीरो हटाओ, फिर 15 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसके हिसाब से जो मोलर मास वाला पार्ट है वो 100 के बराबर होना चाहिए। सवाल में सॉल्यूशन का आंसर 100 दे भी रखा है, ठीक है। अगर किसी को इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकता है। सिंपल क्वेश्चन है, बट डाउट है तो पूछ सकता है। हाँ आशुतोष, सॉरी आशुतोष, समझ में आया? यस सर, आ गया ओके, तो नेट का कनेक्शन सही हुआ जी? सर। बाहर बैठे हुए हैं। बाहर मतलब छत पे बैठा हुआ है? नहीं, तो फील्ड में। रोड पे फील्ड बैठा में। हुआ है। रोड पे बैठ के क्लास करता है तो?
क्या करें सर, करना पड़ता है। 2-3 क्लास आपका छूट गया है, बहुत दिक्कत हो रहा है तो समझने में। ऑनलाइन भी देख लेना, अगर उसका वीडियो अपलोड करते हैं तो नहीं ऑनलाइन है भी देख सर, लेना। लेक्चर 1 का है, सिर्फ पिछला क्लास वाला का नहीं है। लेक्चर 2 का रिकॉर्डिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया था उसमें, इसलिए मतलब रिकॉर्डिंग होते होते उसमें पता नहीं क्या हो गया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जैसे ही स्कूल मतलब नॉर्मल क्लासेस शुरू होंगे तो सारा टॉपिक हम लोग करा देंगे, जिन लोगों का छूट रखा उसके लिए टेंशन मत लो, ठीक है। चलो भाई, उसके बाद अगले वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखो। लॉकडाउन वो कर दिया ना, लाइट कर दिया ना। हाँ सर, थोड़ा बहुत छूट मिलेगा 3 मई के बाद। अंकुर इस साल आपसे नहीं पूछ रहे थे हम, सॉरी आपको सर। सवाल सॉल्व करने दिया है, सॉल्व करें। बाकी लोग तो कोई नहीं बोला, तो सवाल सॉल्व करने में लगा पड़ा है, बकवास करना होता है बस। लॉकडाउन अगर हल्का हुआ तो सर लोग आ सकते हैं क्लासेस लेने, तो क्लास का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा आराम से। वैसे नेक्स्ट वीक का शेड्यूल देखा होगा, तुम लोग का 2-2 क्लास लग रहा है, मतलब वीक में हम लोग 4 ही दिन 3 दिन क्लास लगा रहे हैं। और उसमें बायो का क्लास तो तुम्हारा चल ही रहा है पैरेलल में, तो इसलिए केवल 3 ही दिन क्लास लगाए, और बाकी उसमें 2-2 क्लासेस होगा, ताकि क्लासेस ज्यादा इफिशिएंटली लग पाए। जिसका भी आंसर आता जाएगा हाथ रेज कर लेना, ताकि दिखता जाए स्क्रीन पे। बढ़िया सुधांशु। सुधांशु, पुराने टॉपिक्स का रिवीजन करो तुम लोग, बाकी लोगों के लिए भी सजेशन है, पुराने टॉपिक्स का रिवीजन करो और डाउट वाले ग्रुप में पोस्ट करो उसको। तुम लोगों के ग्रुप से एक भी डाउट नहीं आया है, जबकि जेई वाले ग्रुप में रेगुलरली पर डे लोग पोस्ट करते हैं डाउट, पर डे। तुम लोगों के ग्रुप से कोई भी डाउट नहीं पूछता, मतलब कोई भी पुराने टॉपिक्स का रिवीजन नहीं कर रहा। इतना फुर्सत है तुम्हारे पास, जैसे पहले तो स्कूल का बहाना मारते थे कि सर स्कूल जाना पड़ता है, टाइम खराब हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया। जब स्कूल नहीं है तभी भी उस चीज का टाइम पे यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे, तो तुम लोगों को कभी भी नीट में कुछ नहीं होने वाला। इस चीज का ध्यान रखो। और उसमें एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, उससे हम लोग को मतलब नहीं है। डाउट सेशन में अगर क्वेश्चन आएंगे तो डिस्कशन करेंगे, और 2 ही क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। वैसे हम वो डाउट सेशन ओपन फॉर ऑल करने वाले हैं, क्योंकि तुम लोग तो बनाता नहीं है, तो पूरा दुनिया में जिनको चाहिए डाउट क्लास उनको तो मिलता जाए कम से कम। तुम लोग तो नालायक है। चलो ध्यान दो। The rise in boiling point of a solution containing 1.8 gram glucose in 100 gram of a solvent is 0.1 degree Celsius. The molar elevation constant of the liquid is। तो सवाल को देख के मालूम पड़ रहा है the rise in boiling point is 0.1 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, तो 0.1 डिग्री सेल्सियस के बराबर। तो जो अपना डेल्टा टीबी है वो 0.1 डिग्री सेल्सियस के बराबर है, ऐसा बोल सकते हैं, पहला चीज। दूसरा, जो वेट ऑफ ग्लूकोज है, मतलब नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, 1.8 ग्राम के बराबर दे रखा। और जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ये पार्ट 100 ग्राम के बराबर दे रखा। तो सवाल में इस बार केबी पूछा है। फॉर्मूला सिंपल सा है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलैलिटी। तो अगर इस चीज को कंसिडर करें तो मोलैलिटी का फॉर्मूला अभी जस्ट मेंशन किया था, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम के फॉर्म में 2000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से कैलकुलेशन वाले पार्ट में Kb इज इक्वल टू डेल्टा टीबी बाई एम होगा। डेल्टा टीबी वाला पार्ट 0.1 के बराबर बाई मोलैलिटी। तो मोलैलिटी में नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए 1.8 को यूज किए और 180 ग्राम ऊपर लेके चले गए। फिर उसके बाद डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ, तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 100 दे रखा, डिवाइडेड बाई 1000 होना चाहिए। तो कैलकुलेशन देख के मालूम पड़ रहा है कि ये 100 से ये कैंसिल आउट हो ही जाएगा। फिर यहाँ नीचे 18 आया, 18 से ऊपर 10 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, ये भी कैंसिल आउट होगा। के बी इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, अपना आंसर 1 दे भी रखा है। ठीक है, आंसर नोट कर लो, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सर बोलो। वो जो क्वेश्चन, वो जो एनसीईआरटी का एक फॉर्मूला बताया था ना केवी वाला,
हाँ, तो उसमें जो डेल्टा एच वेपर जो था उसका वैल्यू क्या होता है? डेल्टा एच का मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। एंथैल्पी का मतलब जैसे कोई भी हम लोग हीटिंग करते हैं, मान लो कि 1 किलोग्राम हम लोग वाटर को इवापोरेट किए, तो इवापोरेट करने के टाइम पे कितना उसमें एनर्जी दिए, उसको हम लोग एंथैल्पी वाले पार्ट से आराम से एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इक्वेशन सॉल्वेंट इज इक्वल टू 0.1 डिग्री सेल्सियस, तो यही है। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है भाई। यहाँ तो बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन दे रखा है ना 0.1। वो डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन यूनिट है। हम लोग जैसे हीट दिए तो हम लोग 10 जूल हीट दिए, तो हीट तो बेसिकली एक एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट उधर लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे अलग चीजें हैं। ठीक ठीक है, ठीक है। ओके। और किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, दूसरा टॉपिक है अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जैसे जो तुम लोग को ट्रिपल फेज डायग्राम बताया था, उसके हिसाब से ये मेंशन किया फिर था। उसमें बस वन ही आंसर होगा? नहीं, कुछ और भी आंसर होना चाहिए कवन के अलावा। बोल कुछ आगे। ये सर पीछे लाइए क्वेश्चन से। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ द लिक्विड यही होगा, केबी? पूछ रहा है, बता रहा है, क्या करना चाह रहा है। ना पूछ रहे हैं सर, केबी को ही बोलेंगे ना। तो उसी को तो बोले थे ना अभी यहाँ पे, इससे पहले समझाए भी थे कि क्यों बोलते हैं। छापा था यहाँ पे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर छापे तो थे कहाँ? नहीं, ये वाला नहीं लिखे हैं इसको। इतना झापड़ मारेंगे ना तुमको, जब बोलेगी लिखना है तो क्यों नहीं लिखा मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यहाँ पे जो लिखे थे नीचे। कहाँ लिखा? ओ नहीं सर, ये नहीं बोले थे आप। हम नहीं बोल रहे थे लिखना है। नो सर। तो लोग को लिख लिख के ही पढ़ाएंगे, तो लोगों को समझ में भी नहीं आता क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, और जबकि बोले भी थे लिखने के लिए। रिकॉर्डिंग में सुन लेना। अगर तो झूठ भी नहीं बोल सकता कि नहीं बोले थे लिखने, रिकॉर्डिंग में तो बोल ही रखे होंगे। लोग तेरे मजे लेते हैं अगले क्लास में। चलो, फ्रीजिंग पॉइंट वाले पार्ट पे आता है। जैसे ग्राफ में एक चीज मेंशन किया था कि नॉर्मली ग्राफ ऐसा होगा, लेकिन जब हम लोग के पास एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल दे रखा होगा, तो उस केस में ग्राफ जो है वो थोड़ा, जो ट्रिपल पॉइंट है वो थोड़ा नीचे और थोड़ा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो कि ग्राफ थोड़ा नीचे और थोड़ा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, तो उसका मतलब है, एक छोटा सा पॉइंट ये कंसिडर करके चलना, किसी भी सब्सटेंस के लिए इन जनरल ट्रिपल पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर ही होता है। मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो अप्रोक्सीमेटली ट्रिपल पॉइंट के बराबर होता है। तो अगर हम लोग इस ट्रिपल पॉइंट वाले पार्ट को फ्रीजिंग पॉइंट कंसिडर करें, तो पहले हम लोग का फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा हाइयर था, अभी बाद में हम लोग का फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ा घट करके लोअर हो गया है। तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन तो हो रहा था, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट वाले पार्ट में डिप्रेशन होता है। इस चीज का ध्यान रखना है। डिप्रेशन का मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो फ्रीजिंग पॉइंट वाला पार्ट घट जाता है। घटने का मतलब जो हम लोग वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करके चल रहे हैं, वो जीरो से थोड़े लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। हो सकता है -5 पे हो जाए, हो सकता है -2.5 पे हो जाए, हो सकता है -1 डिग्री सेल्सियस पे। क्या चल रहा है भाई। अरे यार, सैनिटाइजर छिड़क रहा है इधर। हो सकता है टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग पॉइंट वो घट करके -1 डिग्री सेल्सियस हो जाए, -2 डिग्री सेल्सियस हो जाए, -5 डिग्री सेल्सियस हो जाए। इस टाइप से जो फ्रीजिंग पॉइंट वो डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो जैसे एक तो फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन बचपन से सबको मालूम होता है, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड वाला, लिक्विड वाला पार्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट भी सेम ही चीज है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब जिस टेम्परेचर पे सॉलिड वाला पार्ट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। दोनों में डिफरेंसेस कुछ नहीं है, केवल डायरेक्शन का डिफरेंस है। जब मेल्टिंग करते हैं तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और जब फ्रीजिंग करते हैं तो लिक्विड सॉलिड पे, जैसे वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड आइस में कन्वर्ट होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे ही आइस से नॉर्मल वाटर में भी कन्वर्ट होता है। तो पॉइंट दोनों सेम है, जीरो। डायरेक्शन की वजह से हम लोग टर्म उल्टा यूज करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट के टर्म में काम करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट वर्ड यूज नहीं कर रहे होंगे। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी छोटा सा टर्म नीचे दे रखा है जो थोड़ा ध्यान रखने का होता है,
उससे हम लोग को ज्यादा कोई मतलब होता नहीं है। जैसे वही चीज H2O सॉलिड से जब लिक्विड में गया तो Kp वाला जो पार्ट है वो हम लोग H2O के पार्शियल प्रेशर से एसोसिएट करके रखते हैं। तो जैसे ये जो टर्म है पहले लेक्चर में भी आया होगा, जब हम लोग वेपर प्रेशर डिफाइन करते हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं, तो हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm रख के चलते हैं। तो सेम तरीके से यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर 1 कंसिडर करते हुए ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। मतलब 1 atm प्रेशर के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग लिक्विड को वो करें, फ्रीज करें, तो उस केस में किस टेम्परेचर पे हम लोग का लिक्विड फ्रीज हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे बॉइलिंग पॉइंट में बोलते थे ना कि एक्सटर्नल प्रेशर वाला पार्ट 1 atm है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जब भी हम लोग इवेपोरेशन करते हैं तो वेपर प्रेशर जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है तो उस पार्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग आराम से बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करते हैं। तो हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm का पार्ट थोड़ा अपने को ध्यान रख के काम करना होता है। चाहे फ्रीजिंग पॉइंट हो चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, उससे कोई फर्क हम लोग को ज्यादा नहीं पड़ रहा। बाकी सेम चीज यहाँ पे भी है, लेकिन ये जो स्लाइड है ये तुम्हारे काम का नहीं होता, ये स्लाइड इंजीनियरिंग वालों के काम का है। एक ग्राफ से रिलेटेड सवाल फ्रीजिंग में तुमको नहीं पूछा जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट में एक फॉर्मूला पढ़ा था तुम लोगों ने, क्लॉसियस क्लैपेरन इक्वेशन, बट वहीं तक हम लोग कैलकुलेशन वाले पार्ट को यूज करेंगे। फ्रीजिंग पॉइंट को इस चीज को डिस्कस हम लोग नहीं कर रहे होते हैं, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। तो जैसे हम लोग आते हैं अपने फ्रीजिंग पॉइंट वाले टॉपिक पे, सेम चीज यहाँ पे जैसे ग्राफ में जो ट्रिपल पॉइंट है वो जब लिक्विड सॉल्वेंट लेके चल रहे थे, मतलब प्योर सॉल्वेंट लेके चल रहे थे, तो उस केस में ग्राफ वाला पार्ट में ट्रिपल पॉइंट ऊपर था। लेकिन जब हम लोग सॉल्यूशन बनाना शुरू किए तो ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया। तो अगर एक सॉल्यूशन बनाते, मतलब जिसमें कम सोल्यूट था, तो ग्राफ का ट्रिपल पॉइंट थोड़ा ऊपर था। जब हम लोग सोल्यूट के अमाउंट्स को बढ़ाए तो ग्राफ वाला पार्ट और भी ज्यादा नीचे चला गया। तो जो ट्रिपल पॉइंट है वो डिक्रीज हो रहा है, नीचे जा रहा है, लेफ्ट साइड में आ रहा है। मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो अपना डिक्रीज होता जा रहा है। पहले फ्रीजिंग पॉइंट 0 पे था, अभी थोड़ा और कम हुआ, फिर उसके आगे और भी कम होगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। तो पहला कंसिडरेशन ये हम लोग आराम से ले सकते हैं कि जो डेल्टा टीएफ है, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है या चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इस बार हम लोगों का जो इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट है वो हाइयर है, फाइनल वाला पार्ट लोअर है। तो हम लोग हमेशा नॉर्मली ट्राई क्या करते हैं, हम लोग गैप की बात करते हैं, हम लोग को मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। जैसे मान लो हम लोग का 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट था और अभी -5 हो गया, तो 0 से -5 जाने का मतलब गैप -5 का नहीं है, डिप्रेशन 5 डिग्री सेल्सियस का ही आया। भले ही वो डिप्रेशन घट रहा है लेकिन हम लोग उसको मैग्नीट्यूड वाइज ही बोलेंगे, कितना फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, 5 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, तो हम लोग हमेशा मैग्नीट्यूड से मतलब रखेंगे। तो जब मैग्नीट्यूड से मतलब रखेंगे तो हम लोग माइनस करते वक्त हमेशा हाइयर में से लोअर वैल्यू को यूज करते हैं, माइनस करते हैं। तो हाइयर वैल्यूज पर हम लोग का इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट या नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट है और फाइनल वैल्यू हम लोग का लोअर है। तो हम लोग इनिशियल में से फाइनल को माइनस करके आराम से डेल्टा टी एफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके जस्ट नीचे मेंशन कर लेना खुद से, डेल्टा टी सॉरी टी नॉट एफ क्या है, तो टी नॉट एफ वाला पार्ट नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, टी एफ क्या है, फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट। पहले तो ये फॉर्मूला नोट कर लो डेल्टा टी एफ वाले पार्ट का। और हर एक टर्म किस चीज को रिप्रेजेंट करता है खुद से नोट करना। टी नॉट एफ फाइनल है ना? क्या टी नॉट एफ टी फाइनल नॉट एफ, फ्रीजिंग पॉइंट। टी नॉट एफ नॉर्मल है, जब भी नॉट वर्ड यूज करेंगे, जैसे टी नॉट भी था तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल मतलब क्या, इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो सिमिलर टाइप से टी नॉट एफ वाला पार्ट क्या है, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। नॉर्मल मतलब क्या, सिंपल एक लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और इसके आगे सेम कंसिडरेशन है जैसे डेल्टा टीबी था, एग्जैक्टली सिमिलर टाइप से डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। और एक चीज ध्यान दो, अभी नोट मत करना, जैसे इसके आगे ऐसा मेंशन करते हैं, डेल्टा टीबी वाले पार्ट में हम लोग जो फॉर्मूला यूज करके चल रहे थे वहां था के बी इंटू एम, मतलब के बी इंटू मोलैलिटी। तो बी वाला पार्ट बॉइलिंग को एसोसिएटेड था, तो हम लोग फ्रीजिंग वाले पार्ट से एफ को एसोसिएट कर देंगे। तो जहां पे बी है उसकी जगह पे हम लोग आराम से एफ वाला पार्ट मेंशन करते हुए चल सकते हैं। मतलब हम लोग डेल्टा टी एफ की बात कर सकते हैं और के एफ वाले पार्ट की बात कर सकते हैं। तो सेम टाइप का फॉर्मूला है, बस के बी की जगह पे के एफ मेंशन कर दिया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। ठीक है, और वहां से आए का सारा फॉर्मूला सेम टाइप का है, बस एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे
जैसे उधर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोले थे क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया था, तो बढ़ने का मतलब एलिवेशन, तो जब घटा तो डिप्रेशन बोले, तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, एक तो ये टर्म यूज कर सकते हैं, और इसी के जगह पे हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट वर्ड भी यूज करते हैं। ये भी एक टर्म ध्यान रखना, उधर हम लोग वर्ड यूज कर, सॉरी, ओ हाँ, वहां पे हम लोग टर्म यूज कर रहे थे इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और यहाँ पे हम लोग टर्म यूज कर रहे हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। हम पेंसिल से लिख रहे हैं इसलिए ऐसा पार्ट आ रहा है, अगर हम पेन से लिखेंगे तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, नीचे मेंशन कर देते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ऐसा हम लोग वर्ड मेंशन कर सकते हैं। ये दोनों टर्म ध्यान रखना है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट केबी को बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट हम लोग केएफ को बोलते हैं। फॉर्मूला नोट कर लो, और उसके नीचे का भी फॉर्मूला नोट कर लेना, सेम टाइप का चीज है। आर वाला पार्ट गैस कांस्टेंट, टी नॉट एफ बॉइलिंग पॉइंट, फिर एम वाला पार्ट मोलर मास, उसके अलावा डेल्टा एच वाला पार्ट एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वरुण, वरुण के अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। ये लोग मतलब क्या करना चाहते हैं लोग, क्लास में अटेंड करके ऑन करके चला जा रहा है, तो ऐसा लग रहा है हम लोग अटेंडेंस नहीं ले रहे भाई, तुम्हारे घर पे मैसेज ही नहीं भेज रहे। करना है करो, नहीं करना मत करो, ऐसा कोई लोड नहीं है। इतना बढ़िया तो मौका मिला तुम लोगों को क्लास नहीं करने का, पढ़ाई भी हो जाए, क्लास भी ना करे, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको पढ़ना है वही सीरियसली पढ़े, ज्यादा दिमाग नहीं लगाए, ठीक है। आशुतोष, आशुतोष, इसको भी आवाज नहीं आ रहा। आदित्य, यस सर। ये बताओ केएफ का यूनिट क्या होगा? एफ 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 का यूनिट फ्रीजिंग पॉइंट है सर, सेल्सियस नहीं तो केल्विन होगा। सेल्सियस नहीं तो केल्विन होगा। एक और कोई गायब हुआ इसमें से, जब सवाल नमन पूछना शुरू अग्रवाल। करते से। नहीं, नमन तो पहले ही गायब हो गया था। अच्छा, इसका नेट गायब हो गया आशुतोष का, इसको बहुत दिक्कत है यार। नमन तो पहले ही गायब हो गया था। बताओ भाई, जल्दी बताओ केएफ का यूनिट क्या होगा? क्या? मृणाल बताओ केएफ का यूनिट क्या होगा? सर केल्विन पार केजी पार मोल। केल्विन पार केजी पार मोल या केल्विन पर केजी पर मोल? हाँ सर वही तो, केल्विन पार केजी पार मोल। केल्विन पर पार केजी, केल्विन केजी पार मोल। केल्विन केजी पर मोल, पर या मोल फिर डिग्री सेल्सियस केजी पर, केजी और सर मोल। ठीक है। दोनों यूनिट नोट कर लेना, वैसे अगले साइड में दे रखा होगा, यूनिट नोट कर लो। आशुतोष, यस ओए सर। आशुतोष, अरे यस तेरे सर। पास कोई दूसरा सिम कार्ड लेने का ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं है सर, कर रहे हैं। तो जियो फाइबर लेने के लिए बोल। मतलब क्योंकि अगर नहीं आ पा रहा तो ब्रॉडबैंड का कनेक्शन है कुछ ले लो, क्योंकि हम लोग इसी फॉर्मेट में पढ़ाई करेंगे। तो पढ़ना चाहता भी है तभी भी नहीं पढ़ पा रहा है नेट की वजह से। इसका तो हम लोग के पास कोई उपाय नहीं है, क्लासेस तो कराना ही है। नहीं देखो सर, कुछ उपाय। कोशिश कर रहे सर, मार्केट खुला हुआ नहीं है, वाईफाई वाला मिल नहीं रहा है। जुगाड़ करो। आज करें, चल, आज कहीं कोई सुविधा नहीं है। अरे चलो, देखो यहाँ पे केएफ वाले पार्ट में दे रखा, सॉरी, केएफ वाले पार्ट में यहाँ पे यूनिट दे रखा है केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। और केबी, सॉरी, केएफ वाला पार्ट वाटर के लिए 1.86, ये वैल्यू भी दे रखा, अपने काम करनी है, फिर से बोल रहे हैं, जिससे
जब हम लोग केबी की बात कर रहे थे वाटर के लिए तो 0.52 या फिर कहीं कहीं पे ज्यादा प्रिसाइजली 0.512 दे रखा होता था। सिमिलर टाइप से केफ वाला पार्ट हम लोग के पास 1.86 के बराबर दे रखा होता है, लेकिन हम लोग को ये वैल्यूज याद नहीं रखना है, क्वेश्चन में नॉर्मली ये वैल्यूज दे रखा होगा, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी एक छोटा सा पॉइंट यहाँ दे रखा है, उसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम लोग थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। वैसे ये चीज तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का तो बेसिक मतलब ही यही है कि फ्रीजिंग पॉइंट वाला पार्ट हमेशा लोअर रहेगा एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। इस एक पॉइंट को हम लोग आगे डिस्कस करते, वैसे तो इसको अभी के लिए छोड़ दो, हम लोग सबसे लास्ट में इस चीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा थियोरेटिकली ध्यान रखने लायक होता है। सबसे लास्ट में इससे ऊपर एक सवाल भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन ट्राई करके देखो, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से ट्राई करके देखो, जिससे बन जाएगा हाथ रेस कर लेना और जल्दी ट्राई करना, क्योंकि हम लोग का शायद से सबसे लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हाँ एक और क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोग का टॉपिक आज ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में ऑस्मोसिस वांट ऑफ फैक्टर आराम से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट करते जाना, ताकि हम दूसरे साइड में जा पाए। जो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे दूसरा सॉल्व करेंगे अपना आराम से। कॉपी में क्वेश्चन नोट कर लो। हाँ भाई अरविंद, ये अर्पित, अमृत, सुन लिया ना? सर। नोट करो जल्दी। हाँ सर। सर केफ कितना होगा बोलो? केफ कितना होगा? केफ का केफ वाला पार्ट एक सेकंड लिख देते हैं स्क्रीन पे। केफ वाला पार्ट 1.86 के बराबर, ठीक है। जिन लोगों से पहला बन जाएगा वो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा वाला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे रख दिया है। सर केएफ कितना लिखे थे? दूसरा वाला तो बन 1.86। दूसरा वाला बन गया सर, पहला वाला दूसरा ही तेरे से पहले बन गया, पहला वाला ही नहीं बना। कैलकुलेट कर पहला वाला। सर दूसरा क्वेश्चन दिखाइएगा।
एक सेकेंड। सर पहला वाला काम तो सर 108 अप्रोक्सीमेटली यार। पहले वाला का आंसर 108 अप्रोक्सीमेटली आ रहा है, तो कैलकुलेशन में नियर अबाउट 105 है तो चलेगा, लेकिन 108 थोड़ा लार्जर डिफरेंस है। एक बार ढंग से कैलकुलेशन करके देख लो, ठीक है? क्योंकि इस तरह का सवाल तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, तो इस तरह का कैलकुलेशन तो आता ही आता है, होना चाहिए कैलकुलेशन तुम्हारे पास। बोलते जाओ, जिन लोगों का बनते जाएगा हाथ रेस करते जाना ताकि डिस्कशन शुरू करें। बढ़िया। करो, ये बाकी लोग जल्दी ट्राई करो। चलो फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। If the freezing point of a solution prepared from 0.25 gram of a non-electrolyte, और बोला भी था non-electrolyte को सिंपली अभी के लिए non-volatile solute समझना, of a non-electrolyte and 20 gram of water is 271.9 Kelvin. The molar mass of the solute will be. तो सवाल में फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, ना कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस एक डिफरेंस को ढंग से समझना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अलग चीज है, फ्रीजिंग पॉइंट अलग चीज है। तो सब में फ्रीजिंग पॉइंट का फाइनल वैल्यू दे रखा है 271.9 केल्विन के बराबर, और फ्रीजिंग पॉइंट का जो नॉर्मल वैल्यू होता है टी नॉट एफ वाला पार्ट 273.15 के बराबर होता है। तो यहाँ से आराम से डेल्टा टी एफ कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा टी एफ वाला पार्ट हो जाएगा 273.15 माइनस 271.9 के बराबर। तो यहाँ से अपना आंसर आना चाहिए 5 तो वैसे ही बच जाएगा, फिर उसके बाद 11 में से 2, फिर उसके बाद 2 में से 1, मतलब 1.25 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, सवाल में पूछा है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट विल बी, तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं, और सवाल में के एफ 1.86 ले सकते हैं।
तो डेल्टा टी एफ 1.25 के बराबर दे रखा, के एफ वाला पार्ट 1.86 के बराबर दे रखा, और सवाल में मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने बोला है, तो हम लोग इस मोलैरिटी वाले पार्ट को नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट उसमें जब कन्वर्ट करके चलेंगे इन किलोग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए 1.25 बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट m डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम ऊपर 1000 कर देते हैं। तो यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो तुमको नहीं बता रहे, अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। मोलर मास इज इक्वल टू 1.86 into 1.25 into 1000 डिवाइडेड, सॉरी अच्छा यहाँ भी 1.25, हाँ ठीक है, डिवाइडेड बाई 1.25 into 20 ऐसा कुछ होना चाहिए। तो 1.25 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके अलावा 1.86 अगर ले रखा तो यार तो 100 तो नहीं आ रहा, 105 कोई गड़बड़ी की है क्या? 273 में से 271.9 को अगर माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा है वैल्यू भाई? 5 तो वैसे ही हो गया, 11 से 9 गया 2, और उसके अलावा 2 में से गया 1.25 आ रहा है। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। के एफ का वैल्यू 1.86 के बराबर है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्वेंटी ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, मेरे हिसाब से शायद आंसर थोड़ा गड़बड़ दे रखा है। सर उसमें डेल्टा टी एफ 1 आ रहा है। डेल्टा टी एफ 1 आ रहा है, 1 कहाँ से आएगा? कैसे? यस सर, कैसे बना सर रहा 1 आ डेल्टा रहा टी है। एफ? क्योंकि सर लगभग वो 272 है। अरे लगभग 272 का क्या मतलब होता है? अगर हम लोग 273 भी लेके चलते हैं तो यहाँ तो डेसिमल में सब कुछ चलेगा ना। मान लो कि जैसे बोल रहा है कि 1.1 है, डेल्टा टी एफ 1.06 आ रहा है। 1.06 वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि 273.15 के बराबर होता है। ठीक है, तो 273.15 है तो 1.06 कहाँ से आ जाएगा? 273 चलो ठीक है, 273 लेके कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 273 लेके भी कैलकुलेशन करेंगे अगर, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ, अगर 273 लेके कैलकुलेशन किए तो 273 वाले पार्ट में जब हम लोग 271.9 वाले पार्ट को माइनस करेंगे तो 1.1 आएगा। ठीक है, तो अगर 1.1 लेके चलते हैं, वैसे 1.1 होना ही चाहिए, इसीलिए यहाँ पे सवाल में 1.25 वैल्यू दे रखा है, ताकि मेरा जो 1.25 है वो कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ 1.25 है, इधर भी अभी 1.25 ही आया था। ठीक है, आंसर थोड़ा गड़बड़ दे रखा है, ठीक है 1.1 लेके चलता है। तो हम लोग का डेल्टा टी एफ 1.1 के बराबर दे रखा, तो यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा अपना 1.1 के बराबर वैल्यू 1.1 is equal to 1.86 into 1.25 divided by molality into 20। तो हम लोग के कैलकुलेशन में भी ये करेक्शन कर लेते हैं अभी के लिए। कैलकुलेशन वाले पार्ट में हम लोग आराम से अप्लाई कर सकते हैं। मोलर मास इज इक्वल टू 1.86 into 1.25 into 1000 divided by 20 into 1.1। तो जैसे 1.1 दे रखा, ऊपर वाले पार्ट में 20 दे रखा है, तो हम लोग ये 0 तो कैंसिल आउट करेंगे। उसके अलावा 1.1 है, इसको हटा दिया तो 1.25 को हम लोग 12.5 लिख सकते हैं। उसके बाद, और ये माइक्रोफोन ऑफ रखो, उसके बाद 1.86 वाले पार्ट में से दोनों डेसिमल हटा देते हैं, तो अपना जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन वाले पार्ट में, ठीक है ये लोग 273 मान के चल रहे हैं कैलकुलेशन। मोलर मास इज इक्वल टू 186 into 12.5 डिवाइडेड बाई 2 into 11, ऐसा कुछ वैल्यू होना चाहिए। तो 2 वाले पार्ट से तो हम 93 टाइम्स कैंसिल कर दिया वैल्यू को, और 93 और यहाँ 12.5 है, तो 12.5 डिवाइडेड बाई 11, ये 1 पॉइंट समथिंग कुछ होना चाहिए, 1.1 समथिंग या 1.2 समथिंग अराउंड होना चाहिए। तो जब 1.2 को हम लोग 93 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 100 के अराउंड वैल्यू, 102 के अराउंड, 103 के अराउंड, एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम नहीं कर रहे हैं, बट ठीक है सर एग्जैक्ट आ रहा है आंसर। एग्जैक्ट, हाँ हो सकता है एग्जैक्ट आंसर आ रहा होगा। लेकिन इसमें सवाल में जो 273 है, एक्चुअल में वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट 273.15 होता है, ना कि 273। तो कैलकुलेशन में यहाँ 273 लेके चला है, तो तुम लोग भी ये कैलकुलेशन में नोट कर लेना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल टू 273, उसके हिसाब से आंसर 105.68 के अराउंड नियर अबाउट निकल के आएगा।
बाकी कैलकुलेशन करना तुम्हारा काम है, ये तरीका क्वेश्चन सॉल्व करने का होगा। अपना आंसर नियर अबाउट आ रहा था तो तुमको मालूम पड़ गया, कैलकुलेशन एक बार करके देख लेना। एनसीईआरटी में लेकिन ये प्रॉब्लम है कि जब भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है तो नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट वाला पार्ट और फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्म में देता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट 273.15 होता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो पहले तो सवाल में फ्रीजिंग पॉइंट से हम लोग डेल्टा टीएफ निकाल लिए, फिर उसके बाद डेल्टा टीएफ को फॉर्मूले में पुट करके आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलो भाई अगले वाले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 1.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, केएफ वाला पार्ट दे रखा है 1.86, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर इज। तो सवाल में फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, जबकि हम लोग के पास डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला होता है, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इनटू एम। तो केएफ 1.86, मोलैलिटी 0.05, जब इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 6×25, उसके बाद 18×90, 93, आंसर तो वही आ रहा है 2×4, 0.93 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग डेसिमल ठीक रखे, नहीं एक सेकंड, हाँ 0.0930, हाँ। लेकिन जैसे हम इसलिए सवाल को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आंसर तो यही आ रहा है, बट इसमें एक चीज है, सवाल में फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है ना कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो हम लोग का डेल्टा टीएफ वाला पार्ट अभी निकल के आया 0.093। आंसर वही इसलिए है क्योंकि हम लोग जब फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे तो जितना इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट था, इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर। अब इसमें से हम लोग एलिवेशन इन सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को माइनस कर लेंगे, तो इसमें से जब हम लोग 0.093 को माइनस करेंगे तो अपना आंसर -0.093 के बराबर आएगा। तो वाटर के केस में तो ये चीज ठीक है कि हम लोग डेल्टा टीएफ को सीधा फ्रीजिंग पॉइंट बोल दिए, लेकिन ये याद रखना कि अगर सवाल में फ्रीजिंग पॉइंट बोला है तो डेल्टा टीएफ मत लिख देना। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हो गया अपने इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट में से डेल्टा टीएफ को हम लोग माइनस कर रहे हैं। तो पहले फ्रीजिंग पॉइंट 0 था और डेल्टा टीएफ 0.093 था, तो हम लोग का फ्रीजिंग पॉइंट उतने यूनिट से घटा -0.093 के बराबर हो गया। इसलिए भी यहाँ पे क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आंसर माइनस के फॉर्म में दे रखा है, ना कि 0.093। इस एक चीज का बस ध्यान रखना, सिंपल सा एक डिफरेंस था, बस उसके लिए क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों में किसी में भी डाउट हो तो पूछ सकता है। हाँ बोलो। जो बताया था ना वो वाला नहीं समझ में आया। कौन सा वाला? इसमें जो लास्ट में बताया था ना डेल्टा टीएफ, जो सेकंड क्वेश्चन में जो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 0.090 है ना, उसके बाद जो 0 डिग्री सेल्सियस से बताया था वो नहीं समझ में आया। अरे समझ नहीं आया। जैसे एक चीज बता दो, मान ले तेरा सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट 10 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यस सर। अगर 5 डिग्री से फ्रीजिंग पॉइंट घट गया तो फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? फाइनल 5 कैसे निकल रहा? माइनस कर दिए। माइनस कर दिए, तो अपना वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। और कितने से घट गया? 0.093 पे। तो फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? 0.093। 0.093 होगा कि -0.093 होगा? -0.093। इसमें क्या समझने का है? मतलब अलग से पता नहीं, ऐसा हाईफाई का ऐसा तुम लोग को क्यों लगता है कि 11th क्लास में आ गया तो सब हाईफाई ही होगा, बचपन का कैलकुलेशन एकदम भूल जाना है? ऐसा नहीं होता भाई, कुछ चीजें बेसिक है वो चेंज नहीं होने वाली, लगाओ मत ज्यादा कुछ। और किसी को कोई डाउट है तो फिर पूछ सकता है। सर। तो जैसे वाटर का हम लोग को पता था फ्रीजिंग पॉइंट, तो सर हम लोग उसमें से निकाल लिए चेंजिंग डिप्रेशन वाला। तो सर अगर मान लीजिए कोई और लिक्विड दे दे जिसका हम लोग को फ्रीजिंग पॉइंट नॉर्मल नहीं पता रहता है, तो सर उसमें क्या करेंगे? गूगल करना और क्या। गूगल अबे नालायक आदमी,
बोल रहे हैं कि सवाल में दे रखा होगा सब कुछ, क्यों परेशान हो रहा है? तब मतलब ठीक है। सवाल में हम कोई अननोन टाइप का सॉल्वेंट देंगे, उसका फ्रीजिंग पॉइंट नहीं देंगे तो कैलकुलेशन कहाँ से करेंगे? सब्सटेंस के बारे में सारा वैल्यू दे रखा होगा, उसकी टेंशन मत ले तो, ठीक है? ठीक है सर। चलो भाई, होमवर्क दे रहे हैं आज। नेक्स्ट क्लास के लिए कहाँ यार तुम लोग का बुकलेट कहाँ चले जाता है बार बार? लास्ट टाइम होमवर्क दिया तो था। हाँ, ये है ना भाई। ओके, चलो ध्यान दो। एक तो क्वेश्चन नंबर 49 नोट करते जाओ। होमवर्क 50, 51, 52, 53, 54, 55, उसके बाद 56, 57, 58, 59, 60, 61, 60। हाँ ठीक है, 61 तक सॉल्व करना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर शुरू करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर वाले पार्ट के जस्ट बाद हम लोग वन टू फैक्टर डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर से ये सब फॉर्मूला रिपीट होगा ताकि हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चन आराम से कर पाए। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? चलो, ओके, बाय बाय। और अमृत माइक ऑन करो।